पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस किया और आज की क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जरा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हुए। इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए C है और दोनों दूरियां 2l है, तो इसको इस तरफ L आ जाएगा और इस तरफ L आ जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग अच्छी स्थिति में बात कर रहे हो तो इसी लाइन पे हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और अच्छी स्थिति की बात हो जाएगी। लेकिन निरक्षीय स्थिति में बात करते समय हम लोग दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत बात करेंगे। लंबवत का मतलब इस लाइन पे आगे जाएंगे, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन किसी भी एक और बात कर लेंगे। तो मान लीजिए इस लाइन पे हम लोग यहाँ पहुंचे, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पहले हम लोग कौन कौन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा होगा। तो -q के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनेगा, +q के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो सबसे पहले हमें फिर से ज्ञात करना पड़ेगा कि दिशा क्या है। तो दिशा के लिए हमने अपना यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज +q0, जो टेस्ट चार्ज है ये हमको दिशा बताएगा। तो ये है -q और ये है +q। तो प्लस और माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन। तो ये वाला माइनस इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इस दिशा में। तो अट्रैक्शन फोर्स इस पॉजिटिव को ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन आएगा कुछ ऐसे। ओके, अब प्लस और प्लस के बीच में होता है रिपल्शन, तो इनको भी जरा मिला देते हैं हम। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्शन। तो ये वाला पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो दिशा आएगी इस ओर। तो कुल मिला करके ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को हमने माना r, जो कि वहां पे भी माना था पिछले क्लास में भी, और ये r है, ये l है। तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, ये पाइथागोरस से आ जाएगा √r² प्लस l²। पाइथागोरस लगा के देख लीजिएगा। इधर भी ये l है, ये r है, तो ये पाइथागोरस से कितना आ जाएगा √r² प्लस l²। दोनों दूरियां सेम हैं। अब मान लीजिए कि माइनस इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स आएगा, तो जो बल की दिशा आती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती है। तो मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो बन रहा है E1, और +q के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो मान लीजिए बन रहा है E2। कितना बन रहा है E2। और ये एंगल है मान लीजिए थीटा, तो ये भी कितना होगा, दूरिया L है, ये सब बराबर है, तो ये भी कितना बनेगा थीटा। अब जो वैद्युत क्षेत्र है वो है सदिश राशि। तो सदिशों को अगर हमें सॉल्व करना है, 2 या 2 से अधिक है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में, इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि सदिशों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है r √r1² प्लस r2² प्लस 2r1r2 cos ऑफ थीटा। r1 पहला वेक्टर है, r2 दूसरा वेक्टर है, और थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच में कोण है। तो हमारे पास क्या है E1 और E2, दोनों के बीच में एंगल थीटा ये होना चाहिए। तो अभी इस एंगल के बारे में तो हम जानते नहीं है, तो इसको कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए देखिए जरा एक प्रमेय है
अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, उस त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, ये भुजा बढ़ा दी हमने, तो ये जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यता कोण, बहिष कोण, या फिर बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, बहिष कोण। क्या बोलते हैं, बहिष कोण। तो बहिष कोण का है, ये मान लीजिए अगर अल्फा है, ये बीटा है, और इस बहिष कोण को हमने मान लिया गामा, गामा मान ले रहा, या इस वाले को भी कुछ समथिंग मान लीजिए, तो अल्फा, इसको बोल लीजिए गामा, और इसको मान लीजिए थीटा। तो अगर ये बहिष कोण हमको ज्ञात करना है, तो एक सिंपल सी प्रमेय ये है, इसको हम बहिष कोण प्रमेय भी कहते हैं, कि बहिष कोण जो होता है बगल वाले कोण को छोड़ दीजिए और बाकी दोनों को जोड़ दीजिए, बगल वाले को छोड़ दीजिए और बाकी दोनों को जोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। प्रमेय क्या है वो भी सुन लीजिए। किसी भी त्रिभुज में बना बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में बना बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखिए जरा, ये त्रिभुज है दिस, उसमें ये इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया है, तो इस भुजा में ये जो कोण बनेगा ये क्या आएगा, बगल वाले को छोड़ दो और बाकी दोनों को जोड़ दो, तो आएगा थीटा प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 थीटा। कोण भी पता चल गया, तो आपको कोण पता चल गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालना आसान है, सिंपल सा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इस तरीके से, इसको हम हटा दे रहे हैं जरा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, रिजल्टेंट को हम मान ले रहे हैं E, यहाँ पर मानेंगे E, तो आगे E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, दोनों के बीच में E1 और E2 के बीच में कोण कितना है, 2 थीटा, ये आ गया 2 थीटा। तो E इज इक्वल टू, अब एक चीज आप कर दीजिए कि E1 और E2 अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो देखो कितनी आने वाली है, यहाँ लिख दे रहा हूं, E1 इज इक्वल टू माइनस क्यू के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इसका डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या लगेगा, होल स्क्वायर। ये E1 आ गया। E2 निकालिए, E2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू के कारण, तो ये भी आगे सेम ही है, सो क्यू अपॉन, देखिए डिस्टेंस भी सेम है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब एक चीज गौर कीजिए, E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर E1 बराबर लिख लें E2, और बराबर में मान लेते हैं एक कोई वैल्यू मान ले रहे हैं, E डैश मान ले रहे हैं, मतलब ना E1 लिखेंगे ना E2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E डैश, और वह है कितना, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास। अब इसी में वैल्यू रखते जाइए, तो E1 और E2 दोनों बराबर है, वो किसके बराबर है, E डैश के, तो ऐसा कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको भी बोल दीजिए E डैश का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा E डैश, ये भी हो जाएगा E डैश का होल स्क्वायर प्लस 2E डैश, ये भी E डैश, तो ये भी हो जाएगा 2E डैश का होल स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, तो आ गया E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E डैश का होल स्क्वायर, E डैश का होल स्क्वायर क्या हो गया, 2E डैश का होल स्क्वायर प्लस
ये भी लिखा है 2e डैश का होल स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ओके, 2e डैश का होल स्क्वायर, 2e डैश का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। सो e इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2e डैश का होल स्क्वायर, और अंदर में बचेगा आपके पास यहाँ पे 2e डैश से 1 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस 2e डैश बाहर चला गया, कॉस 2 थीटा। क्या बचा? कॉस 2 थीटा। अब देखिए जरा ई डैश का होल स्क्वायर, तो इसको बाहर ले लीजिए। सो आ जाए ई डैश आ जाएगा, ई डैश का होल स्क्वायर से बाहर आएगा तो ई डैश आएगा अंडर रूट ऑफ 2। और अब रूट के अंदर जब भी अगर कॉस 2 थीटा और 1 प्लस है तो हम लोग इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको याद दिला दें, कॉस, ओके, यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दीजिए। तो आ जाएगा ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 ने 1 को मार दिया, तो क्या आ गया आपके पास, e इज इक्वल टू ई डैश अंडर रूट ऑफ 2, और ये एक 2 है, तो 2 1 से 1 कैंसिल आउट हो चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हटा रहे हैं हम, तो ये आपके पास आ गया 2 and 2 दो बार है, एक बार बाहर कर लो, तो आ जाएगा e इज इक्वल टू 2e डैश कॉस स्क्वायर थीटा है, एक बार कॉस बाहर आ जाएगा, सो कॉस थीटा। तो आपके पास आ गया e बराबर 2e डैश कॉस थीटा। आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। e डैश का वैल्यू आपके पास पहले से है, और अब बचता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इधर साइड में निकाल दे रहे हैं। त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में ये कोई भी नाम रख लीजिए आप अपने हिसाब से। इस त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग लगाएं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण a अपॉन के। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू a, मतलब आधार l है, अपॉन कर्ण कितना है, दिस। सो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये वैल्यू उठाओ, उधर चिपकाओ, तो क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू 2, ई डैश की भी वैल्यू रख लेते हैं साथ में। ई डैश कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाला, एल अपॉन दिस। सो एल अपॉन दिस मतलब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आपका था होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए जरा, E इज इक्वल टू 2QL, दिस इज P, 2QL, ये बन गया आपका P। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और ये तो एक पावर तो इसकी मानी है, तो ये क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3, दो इसकी एक यहाँ से। तो आ गया आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब। एक मिनट, अब जैसा कि हम लोगों ने अच्छी स्थिति में किया था कि
आर मच मच ग्रेटर देन इन कंपेरिजन ऑफ एल। आर बहुत बड़ा है और एल बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर जो होगा उसको हम लोग लगभग किसके बराबर मान सकते हैं, वो और छोटा होगा, उसको हम लोग लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। तो रख दीजिए जरा, E इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, ये 0 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर का होल पावर 3। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ऊपर से क्यूब लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा P अपॉन, यहाँ से आर बाहर आएगा, ऊपर से क्यूब लगा है, तो क्या आ जाएगा आर क्यूब। तो ये आ गया आपके पास निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। अगर अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता दोनों में कंपैरिजन किया जाए, कौन ज्यादा है और कौन कम है, या दोनों में आपस में संबंध क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर हम लोग पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे जरा बढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लें आप, तो दोनों में जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हम कहाँ पे बात कर सकते हैं, इस पूरे हिस्से को हटा रहे हैं हम, तो इस पूरे हिस्से को एक मिनट, अच्छी जो आता है, अच्छी स्थिति में जो तीव्रता आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। और जो निरक्षीय में आती है, निरक्षीय में जो आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, मतलब अच्छी स्थिति में तीव्रता जस्ट डबल है निरक्षीय स्थिति का। तो अगर दोनों की हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं, E अच्छी इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर कर लो, 2 इंटू, अब इस 2 को अगर इधर बाहर करेंगे तो इसको देखिए जरा, ऐसे कुछ कर सकते हैं, 2 को छोड़ के ये जो इतना हिस्सा है ये निरक्ष वाला है, ये निरक्षीय के लिए भी है, तो क्या बन जाएगा आपका 2 इंटू E निरक्षीय। इससे फायदा क्या है, तो कई बार सवालों में हम लोगों से पूछा जाएगा तो अच्छी स्थिति का दिया जाएगा, निरक्षीय का पूछ लिया जाएगा, तो कुछ भी आपको नहीं करना है। निरक्षीय का पूछा जाए तो इस 2 का इधर डिवाइड करा दीजिए, अच्छे वाले में 2 का भाग दे दीजिए, और अगर आपको निरक्षीय का दिया जाए और अच्छी का पूछा जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर कभी।